एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपका निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। पूरे 18 मॉड्यूल का आपने प्रशिक्षण ले लिया है और बस इंतज़ार है तो आपके ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, जो कि बहुत ही जल्द होने की संभावना है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आखिरी 3 मॉड्यूल 16, 17, 18 पर बेस्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि जो है इन तीनों मॉड्यूल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो लास्ट के जो 2 मॉड्यूल्स हैं, आपका 17वां और 18वां, इनमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और ऑफलाइन मॉड्यूल भी इनका नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लीजिए और उन प्रश्नों को समझ लीजिए जो यहाँ पर आपको मैं लेकर आया हूँ 30 श्योर शॉर्ट क्वेश्चनर्स। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और आपकी तैयारी कराते हैं और साथ में आप भी अपने आप को अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर बता पा रहे हैं। अगर आप बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता पा रहे हैं तब भी आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो आइए देखिए दोस्तों, आपके सामने शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता कब महसूस की गई? सन 1854 में, 1857 में, सन 2000 में या 2020 में? तो सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे अनुसार यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सन 1854 में, जब वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच में ही जो है व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो इसका आंसर ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने बढ़ावा दिया किस चीज को? प्राचीन संस्कृति के संरक्षण को, सांस्कृतिक एकता को, सामाजिक मूल्यों को या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने ऊपर जो भी चीजें कही गई हैं इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा आयोग को, जो कि हंटर आयोग जिसे कहते हैं, वुड डिस्पैच को, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को, या इनमें से कोई नहीं? तो सोचिए दोस्तों, बताइए, आपने प्रशिक्षण में देखा होगा। तो भारत में शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, वो है वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में जो वुड डिस्पैच पारित हुआ था उसे ही भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया किसने दिया? वुड डिस्पैच ने, हंटर आयोग 1882 ने, वुड और एबोट आयोग 1936 ने, या महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका वुड और एबोट आयोग 1936 ने। इसने जो है शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना और किस नाम से जानी जाती है? वर्धा शिक्षा योजना आपने सुना होगा, तो उसका और दूसरा नाम क्या है? हंटर आयोग, वुड डिस्पैच, महात्मा गांधी की नई तालीम, या राधा कृष्णन आयोग? क्या सोच रहे हैं आप, कौन सा आंसर लगाने वाले हैं? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी की नई तालीम। वर्धा शिक्षा योजना को महात्मा गांधी की नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? 2010 में, 2013 में, 2015 में, या 2020 में? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है आपका 2015 आपका जो है सही जवाब होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी लिंक भी आपको प्रदान कर दूंगा। आप जो है कमेंट में लिखिएगा कि आप इस जो है जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप खुद लगाना चाहते हैं, तो मैं इनकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ओपन कर लीजिएगा और एक क्विज के रूप में आप इनका आंसर ढूंढ लीजिएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, किन गतिविधियों को संचालित कर रही है? नीति नियोजन बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय उपजीविका आधारित मानकों का विकास, प्रशिक्षण मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ राइट आंसर है दोस्तों आपका उपर्युक्त सभी, ये आपका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने,
व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों पर आधारित है जिनमें शामिल है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों पर आधारित है जिनमें शामिल है संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल आदि, या सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है शामिल है इसमें, तो यहाँ पर सभी पर जो है टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। कौशल विकास और उद्यमिता 2015 में राष्ट्रीय नीति ने अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत स्कूलों में ग्रेड 9वीं से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल को भी एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 30%, 25%, 40% या 50%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 25%। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हाँ आपकी निगाह इन पर नहीं गई है, ऐसे ही प्रश्नों को जो है आपसे जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे, तो आप अपने को इसके लिए आप तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। CBCS का फुल फॉर्म क्या है? CBCS चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चेयर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो CBCS का फुल फॉर्म है दोस्तों चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़िए। कोविड-19 का प्रकोप चीन में कब शुरू हुआ? जनवरी 2019 में, अक्टूबर 2019 में, नवंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में? दोस्तों आपको पता है, लेकिन क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जब आपके आंखों के सामने नहीं आता है तो फिर ये चारों के चारों आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर इसका ये है दिसंबर 2019 में। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा गया? क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है, क्योंकि यह बिल्कुल नया वायरस है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नोवेल का मतलब ही होता है नया, तो इसलिए यहाँ पर यह वाला आंसर आपका सही है, क्योंकि यह बिल्कुल नया वायरस है, पहले इसका अस्तित्व नहीं था। फिर अगला है, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए एक विद्यालय को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? छात्रों और शिक्षकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक और सतर्क करना, विद्यालय के बच्चों में स्वास्थ्य, उनके कल्याण और स्वच्छता को प्राथमिकता देना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और तनाव मुक्त अधिगम के माहौल को बनाना। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये सारा का सारा जवाब आपका सही है, यहाँ पर आप उपर्युक्त सभी में टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय योजना क्या है? छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार अलग अलग दिनों में बुलाना, छात्रों को उनके अनुक्रमांक के अनुसार अलग अलग दिनों में बुलाना, सभी छात्रों को एक दिन बुलाना और दूसरे दिन ना बुलाना, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था प्रशिक्षण में, आपने किया होगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही है। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सबसे सही तरीका क्या है? हाथ धोने का सही तरीका, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो दोस्तों ये चारों के चारों ही तरीके उपयुक्त हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। फिर अगला प्रश्न है, विद्यालय और समुदाय के बीच ... का निर्माण करने की आवश्यकता है। क्या निर्माण करने की आवश्यकता है? विद्यालय और समुदाय के बीच दूरी, वैमनस्य, मेल मिलाप, या प्रभावी संचार तंत्र? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका प्रभावी संचार तंत्र। विद्यालय और समुदाय के बीच प्रभावी संचार तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि जो है अभिभावकों से जो है बातचीत की जा सके और बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। प्रत्येक माता पिता के व्यवसाय का विवरण एकत्र करना महत्वपूर्ण है। क्यों? ताकि यह पता चल सके कि वह क्या कार्य करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि उनकी आमदनी कितनी है, ताकि यह पता चल सके कि कुछ माता पिता गांव, शहर, जिले के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों की यात्रा करके तो नहीं आए हैं, ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ताकि यह पता चल सके कि कुछ माता पिता गांव, शहर, जिलों के भीतर या बाहर स्थान से यात्रा करके तो नहीं आए हैं, क्योंकि अगर यात्रा करके आए हैं तो कोविड-19 का खतरा उनमें होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए कितनी फीट की दूरी आवश्यक है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या सामाजिक दूरी कहते हैं, तो कितने फीट या गज की दूरी जरूरी है? तो दोस्तों 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट या 4 फीट? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है 6 फीट की दूरी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय नहीं आने वाले छात्रों को नियत कार्य, गृह कार्य आदि दिए जा सकते हैं, जिसकी देखरेख करनी होगी। किसको करनी होगी? गांव के मुखिया को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका है शिक्षकों को।
जो भी आपने नियत कार्य गृह कार्य दिया है उसकी देखरेख जो है शिक्षकों को ही करनी होगी। फिर अगला प्रश्न है, बुखार खांसी और जुकाम के लिए विद्यालय में प्रवेश के समय हर बच्चे की रोजाना की जानी चाहिए, क्या की जानी चाहिए? देखभाल, हाथ धुलाई, स्कैनिंग या सैनिटाइजेशन। तो दोस्तों प्रवेश के समय हर बच्चे की स्कैनिंग, खाली बच्चों की ही नहीं बल्कि हर कर्मचारी की जो है प्रवेश के समय स्कैनिंग की जानी चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। फिर आगे बढ़ते हैं, लैंगिक शोषण के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पॉक्सो अधिनियम 2012, तो ये आपका आंसर है जो है 2012, 14 सितंबर 2012 को जो है पारित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड लाइन ... बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपातकालीन निःशुल्क आउटरीच फोन सेवा है, कौन सी? 100, 1098, 101 या 1012? तो 1098 आपका ये राइट आंसर है, यही चाइल्ड लाइन सेवा है बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूलों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में सीबीएसई ने अपना सर्कुलर कब जारी किया? 2010 में, 2012 में, 2015 में या 2020 में? तो दोस्तों सीबीएसई ने जो है अपना सर्कुलर जारी किया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के अनुसार उत्तरजीविता के अधिकार में शामिल है क्या? जीवन का अधिकार, अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों जैसे पोषण, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आदि, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका है उपर्युक्त दोनों। ठीक है, दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विकास के अधिकारों में क्या शामिल है? शिक्षा का अधिकार, खेल, सूचना तक पहुंच, विचारों और धर्म की स्वतंत्रता, या सभी? तो दोस्तों विकास के अधिकारों में ये सभी के सभी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में टिक लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन एक सही कथन नहीं है? CSA कभी भी बच्चे की गलती नहीं है, ये कथन तो सही है। बच्चे CSA के बारे में कहानियां बनाते हैं। 2/3 बच्चों में यौन शोषण के कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, यह कथन भी सही है। लड़कों को CSA के लिए लड़कियों के समान जोखिम है, यह कथन भी सही है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 2 ये वाला जो है, बच्चे CSA के बारे में कहानियां बनाते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे CSA के बारे में कहानियां नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है कहाँ? अमेरिका में, चीन में, भारत में या ब्रिटेन में? तो दोस्तों इस मॉड्यूल के अनुसार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान के लिए संकेतक क्या है? ठीक है, बहुत सारे संकेतक हैं दोस्तों, उनमें से कुछ संकेतक यहाँ देखिए, व्यवहार में अप्रत्याशित और अचानक परिवर्तन, थकान और नींद में कठिनाई, कक्षा में खराब उपस्थिति, सभी। तो यहाँ जो दिए गए हैं ये सभी के सभी सही हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संकेतक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए भारत में कानूनी ढांचा है, क्या है कानूनी ढांचा? भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम 2015 या लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ऊपर जो चारों दिए गए हैं ये चारों के चारों ही जो है बाल लैंगिक शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए कानूनी ढांचा है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे एक्ट और अधिनियम हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सबके सब सही हैं, तो यहाँ पर होगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, आप देख पा रहे हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 के विषय में क्या सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या सत्य नहीं है? पॉक्सो लिंग तटस्थ नहीं है, इसमें 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति शामिल हैं, इसके तहत SJPO या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में लैंगिक अपराध की रिपोर्ट करना है। पॉक्सो में अनिवार्य प्रावधान है कि पुलिस सादे कपड़ों में गैर खतरे वाले माहौल में उत्तरजीवी के बयान को दर्ज करेंगे ताकि बच्चा भयभीत ना हो सके। तो दोस्तों बताइए इसमें क्या सत्य नहीं है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पॉक्सो लिंग तटस्थ नहीं है, ये आपका
कथन सही नहीं है, क्योंकि पॉक्सो लिंग तटस्थ है। पॉक्सो समान रूप से लड़के लड़कियों सबके लिए बना हुआ है, उसमें कोई लिंग भेद नहीं है, इसलिए कहा गया है कि पॉक्सो लिंग तटस्थ है। लेकिन यहाँ लिखा है कि पॉक्सो लिंग तटस्थ नहीं है, इसका मतलब ये कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से 30 क्वेश्चंस जो है तीनों मॉड्यूल्स के मैंने उसमें से जो क्रीम क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ जो है कि आप इन प्रश्नों में आपको आनंद आया होगा, और आपको अगर इन प्रश्नों को पुनः देखना है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जाकर टच करके इन प्रश्नों को पुनः खोल सकते हैं और आप खुद भी इनके आंसर लगा करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको क्विज नहीं बनाया है, इसलिए सबमिट करने पर आपको यहाँ स्कोर नहीं दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही आवश्यक वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।